बहुत सनसनीखेज तो नहीं है, लेकिन बहुत अरसा आप लोगों से मिले हुए हो गया था। इससे पहले आप अलग रूप में मिले थे, लेकिन 23 तारीख को प्रदेश का बजट पेश होगा। उससे पहले कुछ बातें ऐसी थी जो आप लोगों से साझा करनी थी, क्योंकि ये तय बात है कि मुख्यमंत्री जी 2 घंटे लंबा भाषण पेलेंगे, बीच में 18 बार पानी पिएंगे, विपक्ष को कोसेंगे और बजट में निकलेगा वही ढाक के 3 पात। क्योंकि पिछले लगातार 3 बजट के बाद और ऐसे ही राज्यपाल महोदय के 3 अभिभाषण के बाद, हालांकि इस बार परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, और जैसी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की फितरत है कि इस बजट को भी लोक लुभावन और बनावटी नारों से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जब 1 बरस होता है सरकार को आने के बाद, तो ये कहा जाता है कि सरकार अभी हनीमून पीरियड में है और इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरा बजट पेश हुआ, तीसरा हुआ। बीच के बजट में जो विशेष बातें उन्होंने कही थी, उन बातों को मैं आपसे साझा करूंगा। हालांकि दावा ये किया जाता है कि जन घोषणा पत्र और बजट, उनके 70% वादे सरकार ने पूरे किए, और ऐसे अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगे हुए मुख्यमंत्री जी के मुस्कुराते हुए। ये माना जाता है कि 70 पूरे हो गए, 30 बचे, लेकिन ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो आप लोग ये अपनी कलम से लिखते हैं। 2020-21 में जो बीच का बजट होता वो पेश किया, उसमें 7 संकल्प मुख्यमंत्री जी ने पढ़े थे। पहला संकल्प था निरोगी राजस्थान का। राजस्थान कितना निरोगी है ये आपके सामने है, लेकिन बड़े जोर शोर से ये वायदा किया था कि हम लोग जनता क्लिनिक खोलेंगे। ऐसे 172 जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी। पिछले बजट से ऐन पहले जयपुर के किसी कोने में कुछ जगह चिकित्सा मंत्री जी ने फीते जरूर काटे थे, पर उसकी अभी फिजिकल स्टेटस अभी किसी को ही नहीं पता है। तो जो पहला झूठ पकड़ा जाता है निरोगी राजस्थान के नाम से। दूसरा, राजस्थान में इससे पहले की सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था, और भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख तक की बीमा योजना प्रारंभ की थी। देश के हर हिस्से में ये योजना लागू है और करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राजस्थान में महज इसलिए लागू नहीं की कि क्योंकि ये मोदी जी की सरकार ने शुरू की थी। 2 बरस तक पूरे कोरोना के कालखंड के दौरान भामाशाह ठप रही, नई कोई योजना नहीं थी, तो जितने नॉन कोरोना पेशेंट थे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो उस 2 साल का कोई हिसाब किताब इस सरकार के पास नहीं है। फिर इन्होंने चिरंजीवी की घोषणा की। उधर से केंद्र की तरफ से आयुष्मान का पैसा मिलता है, इधर से चिरंजीवी में 850 का प्रीमियम लेते हैं, और वो चिरंजीवी योजना यदि किसी प्राइवेट अस्पताल में फिजिकल तरीके से पता करेंगे तो उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि ठीक से लाभ उसको राजस्थान की जनता को नहीं मिला। इसी तरीके से निशुल्क दवाइयां और जांच, सामान्य तौर पर अधिकांश बार बुखार की और दर्द की
सामान्य टैबलेट भी स्टॉक से गायब मिलती है। तो जो निरोगी राजस्थान का संकल्प था वो मुख्यमंत्री जी का 3 वर्षों के बाद भी अधूरा ही दिखता है। दूसरा एक संकल्प था संपन्न किसान। अब किसान कितना संकल्प है ये अंदाज लगा सकते हैं कि अभी 3 दिन पहले भीलवाड़ा के किसान ने आत्महत्या की। उससे पहले दर्जनों किसानों की आत्महत्या की खबरें गंगानगर, हनुमानगढ़ और दूसरे जिलों से भी आई। और इसका बड़ा कारण है कर्जा माफी। इस किसान कर्जा माफी की घोषणा भी उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने की। उसके बाद उन्होंने जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया और पूरे प्रदेश भर में हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। नीलामी की प्रक्रिया में यह हो गई। 3 लाख से भी ज्यादा किसानों के 6,000 करोड़ का लोन अभी एनपीए है। 1,35,000 किसानों की जमीनें कुर्क हुई और 9,000 से अधिक किसानों की जमीनों की कार्रवाई चल रही है। अब जब कर्जा माफी की बात करते हैं तो लीपापोती जरूर करने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि सहकारी बैंकों का कर्जा माफ हुआ होगा, लेकिन उसका जो मात्रा थी, परिमाण था, वो किसानों की जरूरत के मुताबिक बहुत कम था। इसलिए सबसे पहले जो इस संकल्प में दूसरा बड़ा संकल्प था किसानों की संपन्नता का, वहां पर सरकार पूरे तरीके से विफल हुई है। हमारी मांग रहेगी कि इस बजट में किसानों की कर्जा माफी का ऐलान सरकार करे ताकि राजस्थान के लगभग ऐसे 60 लाख किसान हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी बैंक के कर्जे से पीड़ित हैं और बहुत सारे किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी, जमीनें उनकी नीलाम हो रही। तो इसका कोई न कोई रोड मैप सरकार तय करे और उनको राहत इस बजट में निश्चित रूप से दे। किसानों को पूरी बिजली देने की बात कही थी, उसमें अभी 15 जिलों में ऐसी है जहां पे दिन में बिजली मिलती है। बाकी सभी किसानों को, शेष जिले के किसानों को रात को बिजली मिलती है। और इस भीषण सर्दी में जिस तरीके की तकलीफें हुई उसमें बहुत सारी जगह कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। एक पिछली सरकार के दौरान जो किसानों को 833 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, इस सरकार ने घोषणा करी थी 1,000 रुपए की, लेकिन उसको भी इतना टिपिकल बना दिया कि लगातार 2 साल से किसानों को वो सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया। उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया। तीसरा इन्होंने लिखा था संकल्प महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण। आप सब जानते हैं कि इस समय राजस्थान में महिलाओं के अपराध सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक अत्याचार हैं और एक आंकड़े के मुताबिक 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। महिलाओं के प्रति इस सरकार की संवेदनशीलता इसी बात से पता लगती है कि किसी भी तरीके से महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति अपराधों को रोकने में ये सरकार पूरे तरीके से नाकाम हुई है। और एक छोटा सा उदाहरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के केंद्र के इनिशिएटिव का 23 करोड़ रुपए जो इनको खर्च करना था, उसका आधा भी खर्च ये नहीं कर पाए, दिए हुए पैसे को भी खर्च नहीं कर पाए। तीसरा स्लोगन था इनका, चौथा था सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान। देखिए, राजस्थान के विद्यार्थियों की, नौजवानों की क्या दशा वो आपसे छुपी हुई नहीं है। एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका सर्वे कहता है कि 27% बेरोजगारी ये राजस्थान में है। बहुत सारे वायदे नौजवानों से किए, खासतौर पर रोजगार देने की जो बात कही, मुझे अभी वापस जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे थे, वो आंकड़ा फिर से दुरुस्त कराना पड़ेगा। इन्होंने जिन नौकरियों की घोषणा की थी उसमें कुल मिलाकर जो पिछले 3 बजट में 1,80,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी। तीसरे अभिभाषण में ये कहा गया कि 1 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 94,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा
जवाब में बताया, अभिभाषण में कहा कि सरकार द्वारा कई विभागों में लगभग 54,000 भर्तियां निकाली गई, तो 1 लाख नौकरियां दी कैसे गई और 54,000 की प्रक्रियाधीन कर रहे हैं, जबकि कुछ भर्तियां जो पूर्ववर्ती सरकार की थी निकाली गई थी। इसी तरीके से नौजवानों में संविदा कर्मियों का एक बड़ा मसला है। इन्हीं ने अपने जन घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया और ये अलग अलग बार अलग अलग डेलीगेशंस में इसका भरोसा भी दिया और मंत्रिमंडल की उपसमिति बनी, लेकिन अभी तक 3 वर्ष बीत जाने के बाद उन संविदा कर्मियों की नियमितीकरण का कोई भी तरीके का आश्वासन या किसी भी तरीके का भरोसा सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने 1 फरवरी 2022 तक कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत बताए। इसमें से 13,64,290 स्नातक और अधिस्नातक हैं। इसमें से 6 लाख बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन उन्होंने किया। 31 जनवरी 2022 तक कुल 4,02,826 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई। जो शेष 12 लाख बेरोजगार हैं उनके भत्ते का कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा, 2019 में शुरू की गई इस योजना को नए युवा जोड़ने की जब बात कही गई तो युवाओं ने इसको खारिज कर दिया। पिछले साल तक 1,60,000 बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता था। नई योजना में लिमिट बढ़ाकर 2 लाख जरूर कर दी, लेकिन इससे अभी तक केवल 10,000 बेरोजगार जुड़ पाए और इसमें इसका बड़ा कारण है कि इसमें इंटर्नशिप की एक बैरियर सरकार ने लगा दिया, जिसको नौजवानों ने स्वीकार नहीं किया। 2021 में बेरोजगारी भत्ते पर बजट का प्रावधान था 1,012 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 600 करोड़ रुपए भत्ते के दिए गए, 400 करोड़ का अभी भी शेष है। इंटर्नशिप को जरूरी करने के कारण 4 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी की, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो नौजवान करते हैं उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान की जो खास तौर पर पांचवा जो संकल्प इन्होंने बताया था 2021 के बजट में, शिक्षा का परिधान। हमारा संकल्प शिक्षा का परिधान। राजस्थान के शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यदि ठीक से आप आकलन करेंगे तो अधिकांश स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में उस तरीके के बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। क्लासरूम्स की कमी है, टॉयलेट्स की कमी है, बिजली के कनेक्शंस भी नहीं। महात्मा गांधी अंग्रेजी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। हालांकि महात्मा गांधी जी भी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे और उनके भाषणों में अनेक बार इसका उल्लेख होता है, लेकिन फिर भी जैसी अलंकृत करने की आवश्यकता उनको लगती है, जिस तरीके से वर्णित करते हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें दिक्कत वहां पैदा हुई कि जहां अंग्रेजी स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वहां हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से वहां एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वो बच्चे जाएंगे कहां। जो फैकल्टीज हैं उसके लिए बहुत लंबे अरसे से डिमांड चली आ रही थी अलग अलग स्कूलों में, वो नहीं खोली गई। और विशेष जन जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्कूलों की घोषणा की थी, वो पूरी नहीं हुई। छठा संकल्प था पानी, बिजली और सड़क को लेकर। पानी को लेकर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, और उस मिशन पर आधे आधे हिस्से में केंद्र और राज्य सरकार को काम करना था। भारत की सरकार ने अपने निश्चित निर्धारित समय पर अपना पैसा राजस्थान की सरकार को ट्रांसफर किया। 2024 तक इनका जो लक्ष्य था 84 लाख का, जो घर घर नल पहुंचाने का था,
वो 60 लाख ही पूरा हो पाएगा। अभी तक की जो रफ्तार और नीयत है, केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया है। बिजली के बारे में टैरिफ बढ़ाने के लिए इनकार किया था, लेकिन 2 बार सरचार्ज बढ़ाया। 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली देने की बात की थी, लेकिन ये पूरे राजस्थान को पता है किस तरीके से रूबरू होना पड़ता है। 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का वायदा किया था। 72 घंटे छोड़िए, 72 दिन में भी नहीं बदला जाता है। और शिकायतों की सुनवाई, ये कहा जाता था कि ये जो कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइन है, इससे आपकी तत्काल सुनवाई होगी, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। और अभी तक जिस तरीके से बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति का मसला, सरकार अपने विचार की सरकार होते भी छत्तीसगढ़ से उसको अभी तक भी ठीक तरीके से उसको मैच्योर नहीं कर पाई, ये सरकार की एक बड़ी विफलता है। 7वां संकल्प था कौशल व तकनीकी प्रदान। मुझे लगता है कि सरकार को इन सारे संकल्पों के बारे में, लेकिन इस संकल्प के बारे में तो सरकार को कोई व्हाइट पेपर देना चाहिए कि आपने कितने लोगों को स्किल किया, कितने लोगों को तकनीकी से दक्ष किया, कितने नौजवानों को, और राजस्थान के कितने नौजवानों को उसका लाभ मिला है। क्योंकि ये स्लोगन जरूर है, पर राजस्थान की सरकार की तरफ से अभी तक कोई उल्लेखनीय स्किल डेवलपमेंट से नौजवानों को स्वरोजगार से लेकर उनको रोजगार की दिशा में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई होगी। सरकार के इन वायदों के बाद जो लगातार हर बजट में इस चीज को रिपीट किया जाता था, बहुत जोर देकर ये कहा कि हम राइट टू हेल्थ ये कानून लेके आएंगे, नई खेल नीति बनाएंगे, नई खनिज नीति बनाएंगे, एक ऐसा जवाबदेही कानून बनाएंगे जो सरकार की गई बातों को, घोषणा को अमल में लाकर लोगों को रिलीफ देंगे। जैम पार्क की घोषणा की, राजस्थान में नए जिलों की घोषणा कई जगह बड़े आंदोलन के रूप में दिखती है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स के लिए खाद्य प्रसंस्करण की बड़ी संभावनाएं हैं, उस पर अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। मसाला बोर्ड के गठन की बात कही गई, क्योंकि राजस्थान का एक पर्टिकुलर क्षेत्रों में अलग अलग जगह मसालों की बड़ी तादाद में पैदावार होती है। यदि मसाला बोर्ड का गठन होता और वो मसाला बोर्ड आगे कुछ काम करता तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान होता। प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन नीति, इसके बारे में पिछले 3 बजट से लेकर, अभिभाषण से लेकर सरकार की तरफ से कोई एग्जीक्यूशन किसी तरीके से दिखा नहीं। राजस्थान में बहुत अरसे से कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए उनके आंदोलन अक्सर होते रहते हैं, उस पर सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लघु और सीमांत किसान हैं, उनके किसानों को मुफ्त बीमा की ये सरकार की घोषणा जरूर थी, पर वो अमल में नहीं आई। इसी तरीके से प्राकृतिक, योग, यूनानी, होम्योपैथी, इसके वेलनेस सेंटर्स को डेवलप करने की सरकार ने मंशा जाहिर की थी, उस पर नहीं हुआ। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 4 ऐसे बड़े मसले हैं जिस पर सरकार को बजट में भी प्रभावी तरीके से उसके क्रियान्वयन की भी कोई रूपरेखा तय करनी चाहिए घोषणा से पहले। मैंने किसान कर्जा माफी का जिक्र किया, बेरोजगारों का जिक्र किया कि राजस्थान की इस 27% बेरोजगारी के आगे 70 लाख नौजवानों ने परीक्षाएं दी हैं, और भर्तियों का आंकड़ा यदि मुख्यमंत्री की बात मान लें तो 1 लाख से ज्यादा आगे बढ़ता नहीं। हालांकि ये आंकड़ा भी उनको मैं करेक्ट कराऊंगा। तो इतनी बड़ी संख्या के बेरोजगारों को, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सरकार ने अभी तक कोई निश्चित कोई दिशा में रोड मैप तय नहीं किया। 15 भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित हैं अभी तक, प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से वो टेबल पे ही हैं। तीसरा जो बड़ा मसला है मेरे लिहाज से, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे जुड़ा है, उसका सीधा सीधा असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे आता है, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। पिछले
38 महीनों में राजस्थान को यदि राजस्थान की सरकार पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, वो सवाल है राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध। और 38 महीनों में 6,51,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और मैंने उल्लेख किया कि जब इन्होंने अपने संकल्प दोहराए थे महिलाओं के कल्याण के, 1 वर्ष का आंकड़ा है पिछले 1 साल का, 21 से 22 के इस कालखंड का 6,337 दुष्कर्म के मामले, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। एक बड़ी संख्या में कई जिलों में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और कई जगह मॉब लिंचिंग के मामले। लेकिन प्रदेश में तस्करी, खनन, बजरी, नकल और नशे के माफिया पनपे हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को फोकस करने के लायक सबसे बड़ा कोई बिंदु है, कोई जरूरत है, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को संसाधनों से युक्त करना, पुलिस की नफरी बढ़ाना, कुछ सहूलियतें देना, और जो साइबर क्राइम जो बढ़ा है खासतौर पर मेवात में, उसके लिए किसी न किसी एक्शन प्लान की आवश्यकता मुझे लगती है। एक है, सरकार ने कहा था कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों बाद ये भी कहा कि यदि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री यदि ऐसे असहाय नजर आते हैं तो इस समझ में आता है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का पूरा कब्जा है, पूरा साया है, और सरकार करप्शन को नियंत्रित करने में पूरे तरीके से विफल हुई है। राजस्थान में एक बड़ी मांग, मुझे जानकारी मिली कि लगभग 1,000 सीमावर्ती जिलों के जो पड़ोसी राज्यों के पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं। 100 पेट्रोल पंप बंद हो गए, और उसका बड़ा कारण है कि पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल और डीजल की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। इससे सीधे सीधे प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान होता है, और जो 1000 से लेकर 1100 पेट्रोल पंप बंद होंगे तो लोगों के उद्योग भी बंद होंगे। और इसका सीधा निराकरण का उपाय था कि सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करती, ताकि दूसरे प्रदेशों के समकक्ष राजस्थान की जनता को इसमें राहत मिलती। राजस्थान में औद्योगिक गतिविधियां केवल सरकार के स्लोगन्स में है। कोई नया उद्योग जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता हो, इस तरीके का राजस्थान की सरकार से कोई इनिशिएटिव नहीं। उसका कारण सरकार की उदासीनता है। हम बरसों से एक सिंगल विंडो की योजना सुनते थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है। वो खिड़की भी नहीं दिखाई देती कि जहां किसी उद्योगपति को सहूलियत मिले। और उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के लिए चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो सरकार निर्मित नहीं कर पाई। और सबसे ज्यादा महंगी उद्योगों की बिजली कहीं है तो राजस्थान में है। एमएसएमई किसी भी स्टेट और केंद्र की, देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ा संबल हो सकता है, बड़ा कारक हो सकता है, क्योंकि उसमें करोड़ों लोगों को सीधे सीधे रोजगार का सृजन होता है। और इसलिए एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान की सरकार को किसी विशेष नीति की घोषणा करने की जरूरत है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिस पर सरकार को विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान में खेती और पशुपालन और डेयरी, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। इसके लिए दूसरे प्रदेशों से सरकार सीखे। तो राजस्थान में जैसे दूध का उत्पादन गुजरात से भी ज्यादा है, लेकिन गुजरात की अमूल डेयरी की धमक पूरे देश में है। तो राजस्थान में डेयरी के लिए मजबूती के लिए और उसके लिए कोई न कोई एक्शन प्लान सरकार बना सकती है, बनाना चाहिए। दूसरा, राजस्थान का पर्यटन, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन हम देखते हैं कई छोटे छोटे स्टेट्स में, केरल से लेके और अभी कोरोना के कालखंड में मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्यटन में अच्छा काम किया है। राजस्थान में पधारो हमारे देश से लेके जाने क्या दिख जाए तक के स्लोगन के बीच में पर्यटकों के आकर्षण के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी, उनको जो एमिनिटीज और सहूलियतें चाहिए थी, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया।
और मुझे लगता है कि सरकार को पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा देना चाहिए, उसके अनुकूल इसमें सहूलियतें विकसित करनी चाहिए। इसमें खासतौर पर कुछ प्रदेशों ने विलेज टूरिज्म को और अच्छे तरीके से प्रमोट किया और उनकी इकोनॉमी का टूरिज्म के जरिए एक अच्छा रास्ता उस विलेज टूरिज्म से बना है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सरकार की कोई बहुत बड़ी मंशा नहीं है। और अंत में पिछले दिनों कोरोना के दौरान भी और कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिसमें पत्रकारों पर प्रत्यक्ष तौर पर हमले भी हुए, उनको सुरक्षा का भी संकट खड़ा हुआ और उनकी सहूलियत के लिए भी। तो मैं चाहूंगा कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने, हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण की योजना में पत्रकारों के लिए आवास हेतु आरक्षण व पूर्व लंबित आवास योजनाओं में समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन 3 वर्षों में इस पर भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। तो मेरी सरकार से मांग रही कि इस पर भी महाराष्ट्र की तर्ज पर पत्रकारों की सुरक्षा का कानून सरकार लेकर आए। धन्यवाद।